बच्चों जरा देखें कि अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ले जाएंगे तब क्या असर होता है उसका। तो यही मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पोर्शन में। तो देखो एक कैपेसिटर ड्रॉ कर रहे हैं, से दिस इज अ कैपेसिटर। ये मान लीजिए उसका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट है और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो क्या होगा कि जो कैपेसिटर की प्लेट है इस पर क्या होगा, एक प्लस चार्ज आता है अंदर की तरफ, और इसका जो ऑपोजिट फेसिंग सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो मान लेते हैं हमने कहा कि ये साहब जो है प्लस सिग्मा है और ये क्या है, माइनस सिग्मा है। ठीक, ये तो कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिख रही है। अब आपने क्या किया कि बच्चों इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया लाइक दिस। ये आपका डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है जो येलो कलर से दिखा हुआ है इस तरह से। ठीक, अब देखो सीखो ध्यान से। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आ गया है। कैसे? कैपेसिटर की जो प्लेट है एक हायर पोटेंशियल पर एक लोअर पोटेंशियल पर है, तो उनके बीच में तो एक नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हमारी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे इस तरह से ई एक्सटर्नल। ठीक, और इसकी डायरेक्शन भी सामने की तरफ है। अगर वैल्यू भी लिखना चाहें तो वैल्यू भी लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और आई कैप लगा दिए, मतलब ये सामने की तरफ है। ठीक, बच्चों ध्यान से देखो। अब क्या होगा कि जैसे ही आप डाई इलेक्ट्रिक को लाएंगे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, तो उसका जो अंदर के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये सब जो है डाई इलेक्ट्रिक के इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए और इस ऑपोजिट पीछे वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक, अब आप ये बताइए कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर भी तो एक डिफरेंट पोटेंशियल जोन क्रिएट हो गया है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों क्या है कि अगर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल की बात करें तो वहां पे उसको दो तरह की फील्ड दिख रही है या फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। एक तो सामने की तरफ है ई एक्सटर्नल और एक पीछे की तरफ है ई इंड्यूस्ड। ठीक है, और आगे की तरफ है ई एक्सटर्नल। अच्छा, ये जो चार्जेस आप देख रहे हैं प्लस, मान लेते हैं ये है प्लस सिग्मा आई और ये माइनस है, ये है माइनस सिग्मा आई। तो इस सरफेस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज है दैट इज प्लस सिग्मा आई और यहां जो इंड्यूस्ड चार्ज है दैट इज माइनस सिग्मा आई। तो इस प्लस सिग्मा आई और माइनस सिग्मा आई के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पीछे की तरफ है, और जो प्लेट्स के चार्जेस हैं उनके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे की तरफ है। तो इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में देखेंगे कि तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आ जाएंगे, एक तो इंड्यूस चार्ज के चलते और एक जो ई एक्सटर्नल है उसके चलते। ठीक, अब जरा गौर से देखें। अब क्या हो रहा है कि हमारा ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पूरा स्पेस है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड दिस डाई इलेक्ट्रिक, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं। तो जो स्पेस है बिटवीन प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक। ये जो है पूरी तरह से डाई इलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। ठीक, अच्छा, तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई भी पॉइंट अगर ले लेंगे और उस पर ई नेट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस्ड। दोनों वेक्टर का वेक्टर समेशन लिखेंगे।
अच्छा, ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप वेक्टर करके लिख रहे हैं तो घटाना नहीं है। वेक्टर का जो भी वैल्यू आएगा वो, जैसे अगर ई इंड्यूस्ड अगर देखें यहाँ पर, तो जैसे ई नेट देखना है तो ई एक्सटर्नल कितना है, तो ये है साहब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप। और ये वेक्टर कितना है, ये है सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस आई कैप। ये वेक्टर पीछे की तरफ है, ठीक। तो अब जब हम ई नेट की वैल्यू लिखेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा आई आई कैप, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा ई नेट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंड्यूस चार्ज के चलते घट जा रही है। यानी कि अगर डाई इलेक्ट्रिक ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के होने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो कमजोरी आ जा रही है, क्योंकि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई जो ई एक्सटर्नल के या जो ई जो कैपेसिटर की प्लेट्स के चलते था उसके ऑपोजिट हो गई। तो ये हो गया अपना ई नेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें यही समझनी होगी, या याद भी रख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट रिड्यूसेस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स। तो कैपेसिटर की प्लेट के अंदर जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो आपका जो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रिड्यूस्ड। अच्छा, अब एक बात और समझ सकते हैं क्या, जैसे क्या था कि अगर कैपेसिटर की प्लेट के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक ना हो, हवा ही हो, एयर ही हो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है। और अगर मान लीजिए ये जो डाइलेक्ट्रिक कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ चेंज हो गई। तो इसको भी जरा समझें। अच्छा, इसमें एक बात और आप समझ सकते हैं, वो ये है कि जैसे अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या करें, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जगह कोई कंडक्टिंग मटेरियल पूरे स्पेस में पैक कर दें, तब क्या होगा। देखो, इस बात को भी समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा कर दें कि if space between plates is filled with a conducting material या conducting substance। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं बच्चों, नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो चार्ज का इंडक्शन है वो 100% नहीं होता है, पार्शियल इंडक्शन होता है। तो अगर हम क्या करें कि प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल भर दें, फिल्ड विद द कंडक्टिंग मटेरियल, तो अगर कंडक्टिंग मटेरियल आप भर देते हैं तब क्या होगा कि जो सिग्मा इंड्यूस्ड है वो एग्जैक्टली सिग्मा के बराबर हो जाएगा, यानी 100% चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। जितना यहाँ माइनस है उतना ही एग्जैक्ट यहाँ प्लस आ जाएगा, और जितना यहाँ प्लस है उतना ही एग्जैक्ट माइनस आ जाएगा। तो जो सिग्मा और सिग्मा आई की वैल्यू एब्सोल्युटली सेम हो जाएगी। अब जब सिग्मा और सिग्मा आई की वैल्यू एब्सोल्युटली सेम हो जाएगी तो जो ई नेट रहेगा कैपेसिटर की प्लेट के अंदर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो नल वेक्टर हो जाएगा। नल वेक्टर इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो सिग्मा माइनस सिग्मा आई, और दोनों सेम हो गए। तो फिर ई नेट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो। यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर बीच में कंडक्टिंग मटेरियल भर दिया तो उसमें इंड्यूस चार्ज के चलते एग्जैक्ट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट सेंस में आ जाएगी। तो उसके चलते फिर जो ई नेट हो जाना है वो कितना हो जाना है, जीरो। ठीक, तो ये भी बात ध्यान में रखी जा सकती है। अब बच्चों क्या हो रहा है कि हम लोग जो है डाई इलेक्ट्रिक पर वापस आ जाते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक में इस एनालिसिस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ये देख लिया कि जो ई नेट है वो क्या है बच्चों, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा आई। अब देखो इसको एक और थोड़ा दूसरे तरीके से जरा सोचने का प्रयास करते हैं। कैसे, जैसे ऐसे सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी कैपेसिटर जो की प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है,
तो से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई नॉट है ना, तो ऐसे लिख लें फटाफट कि इफ वैक्यूम between capacitor plates if vacuum between capacitor plates, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने लिखी ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू ई नॉट। ठीक, तो हम ये सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी स्पेस में वैक्यूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, फिर उस स्पेस को हम चेंज कर दें, कोई मीडियम से रिप्लेस कर दें, तब फिर जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है जो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, है ना। तो अगर फिर अब क्या हुआ कि जैसे ये तो हो गया कि अगर वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई नॉट। अब क्या हो जाए कि in case of dielectric, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगी उस ई को क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी एप्सिलॉन आर, जिसको कि हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और बच्चों जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है ना। तो अगर वैक्यूम है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई नॉट लिख रहे हैं, और अगर उसमें कोई मीडियम भर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरली कम हो जाएगी। तो ऐसे भी समझा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी और कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई के। ठीक, अच्छा, अब ऊपर जो फॉर्मूला हमने ई नेट का लिखा है उस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ जरा रख के देखते हैं क्या होता है। तो एक बात यहां से भी समझ में आ रहा है कि जो ई की वैल्यू है वो डेफिनेटली क्या है, ई नॉट से तो कम ही है, यानी कि अगर कोई मीडियम है अदर देन वैक्यूम तो फिर ये वैल्यू कैसी हो जाती है, घट जाती है। अब ऊपर जो ई है उस ई को ई नॉट बाई के इक्वल रखते हैं। तो ऊपर कितनी है साहब, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा माइनस सिग्मा आई, और यहां पर क्या है, ई नॉट बाई के, तो इसको आमने सामने रख दिए। ठीक, तो इतना नोट कर लें पहले, जल्दी लिखो फटाफट। अब देखो ये जो ई नॉट था, इस ई नॉट की वैल्यू क्या थी, इस ई नॉट की वैल्यू थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और के लिखा रहने दीजिए यहाँ, और ये हो गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा आई। तो ये आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि सिग्मा आई को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको सामने शिफ्ट कर दीजिए, तो सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। तो एक ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हो गया कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर ले जा रहे हैं तो उसके सरफेस पर कितना इंड्यूस्ड चार्ज है, तो उसके सरफेस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ के, यानी कि उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, और उसकी वैल्यू है सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। इसी फॉर्मूले को आप सिग्मा की जगह क्यू के टर्म्स में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, तो जैसे सिग्मा आई है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, मान लेते हैं इंड्यूस चार्ज हो गया क्यू आई बाई ए कर दीजिए, और यहाँ पर क्यू बाई ए कर दीजिए, और 1 माइनस 1 बाई के कर देते हैं। तो फिर से ए और ए तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो जो इंड्यूस चार्ज है दैट इज क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो ऐसे भी दिमाग में रखा जा सकता है।
तो चाहे डेंसिटी की बात करी जाए या एब्सोल्यूट चार्ज की बात करी जाए, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो इंड्यूस चार्ज है उसकी भी वैल्यू आ गई, नई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी वैल्यू आ गई, नई पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या संबंध है वो भी समझ गए। सब फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा, ये जो k का वैल्यू है, चाहे तो कुछ वैल्यूज लिख लो शायद, लेकिन पहले भी हमको यहाँ तक ध्यान पड़ता है, कूलम्स लॉ में मैंने लिखवाया ही हुआ है कि जो k या रिलेटिव परमिटिविटी है, अगर वैक्यूम की बात करते हैं तो k 1 हो जाता है, एयर की बात करते हैं तो k की वैल्यू 1.00 समथिंग रहती है। फिर इस तरह से आप नोट कर लीजिए, एक दो मैं फिर से लिखवा देता हूँ। k की वैल्यू लिखना चाहो बच्चों तो कुछ लिख लो, किसे अगर वैक्यूम हो तो उसका k 1 हो जाता है, से अगर वाटर हो तो उसका जो k है वो 80 से 81 लगभग ऐसा कुछ रहता है। अच्छा, अगर कंडक्टर हो जाए तब तो बच्चों k इन्फिनिटी हो जाता है। अब k इन्फिनिटी होगा तभी ना, E क्या लिखते हो, E की वैल्यू आप लिखते हैं E0/k। तो अगर k इन्फिनिटी हो जाएगा तभी तो E 0 होगा। तो कंडक्टर के केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई मीडियम अगर आ जाए तो फिर E क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अच्छा, एयर का लिखना चाहें, एयर का भी लिख लें। तो एयर का जो k रह जाता है दैट इज 1.0006 आई थिंक, है ना। तो ये सारी वैल्यूज ध्यान में रखी जा सकती हैं। सो दीज आर द वैल्यूज फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। अब एयर का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, काम चलाओ स्थिति में k की वैल्यू 1 ही लिख देते हैं। वैसे एयर का k 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वैक्यूम के लिए k की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। प्लीज नोट डाउन। देखो, E समझ गए, इंड्यूस चार्ज समझ गए। अब थोड़ा सा कैपेसिटेंस भी समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के होने से कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है ना। तो देखो, अगला इसका हिस्सा एनालिसिस का है कैपेसिटेंस को लेके। तो चाहे तो हेडिंग करके भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। देखो, डाइलेक्ट्रिक के चलते कैपेसिटेंस पर क्या इंपैक्ट आता है, लेट अस सी। तो क्या करते हैं कि एक छोटा सा कैपेसिटर ड्रॉ कर लिया, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो इस पर जो एक्चुअल चार्ज है डेंसिटी दैट इज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, और इसके अंदर मान लेते हैं कि आप कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सब्सटेंस फिल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस सिग्मा आई और यहाँ पर हो जाएगा, तो थोड़ा दूर कर देते हैं इसको, ये है माइनस सिग्मा और ये है प्लस सिग्मा, ये ऐसे। अच्छा, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको लगे कि सर इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है। बच्चों, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक आगे की तरफ है एक पीछे की तरफ है। आगे की तरफ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये चूंकि डाई इलेक्ट्रिक है ना, तो डाई इलेक्ट्रिक की सिचुएशन में जो सिग्मा आई है वो हमेशा क्या है, सिग्मा से तो छोटा ही है, तो हमेशा सिग्मा का पड़ला भारी। और अगर यही डाई इलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग मटेरियल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगी। अब जरा गौर से देखें, अपने को कैपेसिटेंस चाहिए था, तो कैपेसिटेंस के लिए ऐसे कर सकते हैं कि साहब C की वैल्यू होती है Q/V। तो पहले तो V लिखना पड़ेगा तब कैपेसिटेंस आएगा। अच्छा, V क्या हो जाता है, V हो जाता है E/D। अब V हो जाता है E/D और E की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, E था σ/ε0 × D। तो σ/ε0
नहीं, ई तो हो गया ई नॉट बाई के, ई हो गया बच्चों ई नॉट बाई के इंटू डी। और अगर ई नॉट अगर अकेला देखा जाए, मतलब जब वैक्यूम की बात करी जाए, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो ये हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ई नॉट, डी ऊपर है के नीचे है, ऐसे। तो ये हो गया पोटेंशियल बिटवीन टू, डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब ये जो V हो गया, इस V को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जो कैपेसिटेंस C है, ये जो कैपेसिटेंस C है, देखते हैं क्या होता है। तो ये C की वैल्यू हो गई Q। अब Q क्या है साहब? Q है सिग्मा इंटू A, और नीचे है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और D बाई के। तो सिग्मा सिग्मा हो गए कैंसिल। तो यहां से रिजल्ट हो गया बच्चों एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के, ऐसे। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है, ये तो हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ते ही थे। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तब था जब बीच में कोई डाई वाई इलेक्ट्रिक नहीं रहता था, वैक्यूम रहता था, या ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो पढ़ते ही थे, ठीक है। तो यहां पर ए एप्सिलॉन नॉट लिख लो, जिस तरह से हम लोग पहले याद रखते थे उसी तरह से याद रख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि साहब ये जो सी आ रहा है नया वाला, ये पुराने वाले सी नॉट का के टाइम्स हो गया। और के की वैल्यू चूंकि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, तो जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने कैपेसिटेंस से कैसा है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये भी बात ऐड करी जा सकती है कि चूंकि के हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो जो सी है वो कैसा है? वो सी नॉट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज करते हैं, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो मैंने शुरुआत में थोड़ा सा जब इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग चर्चा किए थे कि डाई इलेक्ट्रिक का यूज़ क्या है। तो इसका सबसे बड़ा कैपेसिटर में तो यूज़ यही है कि ये कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, ठीक। तो इस बात को भी नोट कर लें। अच्छा, कितना बढ़ाएगा ये अगेन निर्भर करेगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पर। हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ न्यू कैपेसिटेंस। तो इसको भी नोट कर लें कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, बच्चों ये सब चीज छोटी छोटी भी हम लिखवा दे रहे हैं, वो सब इसलिए है कॉपी में रहती है तो समय पे ध्यान आ जाएगी। तो अच्छा, अब रिवाइज तो कॉपी से ही करना है, ये लेक्चर तो रोज रोज देखना नहीं है। कॉपी से ही रिवाइज करना बच्चों बेस्ट मेथड है टू सेव योर टाइम एंड अप्रोप्रिएट। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी उसी में आएगी। तो कॉपी एकदम मजबूत रखो। कभी तुम्हें लगे हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन लिखवा नहीं रहे, तो तुम खुद से भी उसको लिख लो, ठीक, ताकि सारे वर्ड्स कॉपी में रहें। तो जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है बिटवीन प्लेट्स, ये क्या कर देता है? इट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। ये क्या करता है? कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। तो प्लेट्स के बीच में जो भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। और बाय द फैक्टर के, अब वो सब लिखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखिए कि सी जो होगा वो सी नॉट इंटू के होगा। सी नॉट क्या है? ये है सी नॉट। मतलब ये तब की बात है जब बीच में कुछ ना हो, वैक्यूम हो। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वो यूज होगा, ठीक। यहां पे बच्चों थोड़ा सा ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी, तो यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए।